हेलो छात्रों, यू आर मोस्ट वेलकम इन BDS ऑनलाइन क्लासेज खेड़ली। विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पिछली क्लासेज में मैंने आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉजेज के बारे में बता दिया है। आज की क्लास में हम तीसरे प्रकार का क्लॉज, जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज हमारे तीसरे नंबर का जो प्रकार है एडवर्ब क्लॉज, उसको हम आज की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि आप वीडियोज़ को अंत तक देखने के पश्चात जो आपकी समझ में नहीं आया हो, यानी जिस दिन की भी क्लास में आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती है या आपको उसके बारे में पूछना हो, तो मैंने आपको पहले जो क्लासेज थी उनमें भी बता दिया था कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस प्रॉब्लम को सीधे ही पूछ सकते हो। यानी जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उसको अपनी नोटबुक पे नोट करके उसका फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मान लीजिए कोई कमेंट रह जाता है बिना आंसर दिए, वैसे तो ज़्यादातर तो जितने भी कमेंट आते हैं उनका उसके साथ साथ ही जवाब दे दिया जाता है, फिर भी बशर्ते कोई रह जाए तो आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक का फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे ही भेजना है और उसका आंसर मैं आपको तुरंत दूंगा। बाकी की मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि 10वीं क्लास का रिजल्ट आ गया है और जिन जिन बच्चों को 11th में विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेना है वो सभी छात्र और छात्राएँ विद्या देवी स्कूल खेड़ली में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं और अपनी 11th की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें, क्योंकि अभी आपको पता है कि विद्यालय स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी स्कूल अभी नहीं चल रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन जारी होगी तब विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। वो किस तरीके से होगा वो बाद की बात है, लेकिन ऐसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विद्या देवी स्कूल द्वारा एक बहुत ही अनुपम पहल की जा रही है, जिससे बच्चे घर बैठ करके और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जितने भी छात्र और छात्राएं विद्या देवी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ना चाहते हैं वो विद्यालय में आकर संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आज ही विद्या देवी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। तो बच्चों, अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं क्या, एडवर्ब क्लॉज। तो अपना टॉपिक चल रहा है क्लॉज का, और क्लॉज के अंदर क्लॉज और क्लॉज में आज नंबर है तीसरे प्रकार जो अपना चल रहा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? सबसे पहले, जैसे कि नाम से पता लग रहा है हमें कि एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य, अर्थात ऐसे वाक्यों का समूह यानी 2 सेंटेंस इस प्रकार के हों जिसमें क्रिया विशेषण के द्वारा उनको संयुक्त किया गया हो, जोड़ा गया हो, वो हमारे एडवर्ब क्लॉज की श्रेणी में आते हैं। और एडवर्ब क्लॉज अर्थात उसमें दिया हुआ शब्द जो क्लॉज आएगा वह उस नाउन की क्या विशेषता बताते हुए उसके अर्थ को प्रकट करेगा। तो सबसे पहले है एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला है शर्त वाले विशेषण उपवाक्य, अर्थात एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल अपना टॉपिक है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन से तात्पर्य है हमारा शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है बच्चों? शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य।
तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शर्त वाले, जैसा नाम से ही पता लग जाता है जो हमारा टॉपिक होता है उसमें जो उसका नाम है, पहले तो उस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसके बारे में बता रहा है, कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, अर्थात शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य, अर्थात ऐसे उपवाक्य जिनमें कोई शर्त दी हुई है। अब वो शर्त वाले उपवाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, किस हिसाब से है, तो उसके लिए क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आती है कंडीशनल सेंटेंस। क्या आता है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसकी संरचना दो प्रकार से होती है। एक तो होता है कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होता है मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्लॉज की स्टार्टिंग की थी कि जो हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें दो उसके टुकड़े होते हैं। पहला होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें दो प्रकार से बनता है, पहला कंडीशनल क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। या इसको अपन यो बोल सकते हैं, या इसका मतलब एक तो इफ क्लॉज, या तो इसको इफ क्लॉज, क्या कह सकते हैं इसको बच्चों? इफ क्लॉज, अर्थात इफ वाले में कंडीशन होगी, कंडीशनल होगा शर्त वाला, और दूसरा है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। इसको ये दो नाम दे दिए हमने कि एक तो या तो कंडीशनल क्लॉज शर्त वाला वाक्य उपवाक्य, या इफ क्लॉज, इफ क्लॉज। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें ये मुख्य रूप से जो कंडीशनल क्लॉज हैं वो तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं। मुख्य रूप से कंडीशनल क्लॉजेज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। या ये कह सकते हैं कि कंडीशनल क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। और तीनों प्रकार के बारे में वैसे आप जानते हो, उनको पहले सीख चुके हो। अब केवल ये है टॉपिक का नाम चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने आपको इन तीनों के बारे में किस में बताया था? जब अपना ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या चल रहा था बच्चों? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात क्रिया का सही रूप भरना। जब हम क्रिया का सही रूप भरने वाला जो अपना टॉपिक चल रहा था उसको पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया था। लेकिन अब चूंकि टॉपिक का नाम अलग है तो उसमें अलग ढंग से इसको समझाना है। वैसे बात वही है, केवल पैटर्न तीन है, जो शर्त हैं वो तीन है। शर्तों के उसमें नाम नहीं था कि कौन कौन सी क्या क्या शर्त हैं, लेकिन इसमें तीनों के नाम हैं। पहली शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है। तो सबसे पहली बात हुई कि मुख्य रूप से कंडीशनल क्लॉज जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। हाँ छात्रों, देखिए कि मुख्य रूप से कंडीशनल क्लॉज को तीन भागों में बांटा गया है। या ये कह सकते हैं कि कंडीशनल क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है? पहले मैं इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कंडीशनल क्लॉज, एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, ये कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखूँ, इफ यू कॉल हिम ही विल कम। तो इसमें दो सेंटेंस हैं। इफ़ यू कॉल हिम, यदि तुम उसे बुलाते हो, ही विल कम, तो वह आएगा। तो यहाँ पर ये तो हुआ हमारा कंडीशनल। कौन सा हुआ? कंडीशनल, कंडीशनल क्लॉज। और ये हुआ मेन क्लॉज। ठीक है बच्चों। अब आगे आगे समझ में कि इफ लगा हुआ जो वाक्य है उसमें शर्त है, यदि तुम उसे बुलाते हो, यदि तुम उसे बुलाते हो तो ही विल कम, तो वह आएगा। अगर तुम उसे नहीं बुलाते हो तो वह नहीं आएगा। तो बात आती है हमारी कंडीशनल क्लॉज कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, जिसमें पहला नंबर एक, पहली कंडीशन क्या है? ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन या प्रोबेबल कंडीशन।
ओपन या प्रोबेबल कंडीशन का मतलब क्या है? ओपन खुली या संभावित शर्त। इसका मतलब हुआ खुली या संभावित शर्त। खुली या संभावित शर्त इसका अर्थ हुआ। अब इससे हमें पता लग रहा है, जैसा वाक्य लिखा हुआ है इससे हम पहचान सकते हैं कि ओपन या प्रोबेबल खुली शर्त है, संभावित है। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा था, इफ़ यू कॉल हिम, यदि तुम उसे बुलाते हो तो ही विल कम, तो वह आएगा। अर्थात इसमें संभावना है, शर्त को पूरा होने की संभावना है कि यदि तुम उस ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लिखूँ मैं, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो खुली हुई है, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है इसके बारे में कि इसके लिए इफ़ प्लस प्रेजेंट, इफ़ प्लस प्रेजेंट, अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा? फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, खुली, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन की क्या मतलब होता है कि इफ प्लस प्रेजेंट, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आया है तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, अर्थात विल या शैल का प्रयोग करना होगा। आ गई होगी समझ में कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है? शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसमें कंडीशनल सेंटेंस के मुख्य हिस्सा होते हैं दो, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। अब बात आती है कि कंडीशनल क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज जो है हमारे 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, खुली या संभावित शर्त जिसको कहते हैं, अर्थात उसकी पूरी होने की संभावना बनी हुई रहती है कि वो संभव है, पूरी संभव है या नहीं है। तो इसमें पहला है हमारा ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात उसकी संभावना है, यदि तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए पैटर्न हमारा क्या रहा? इफ प्लस प्रेजेंट, इसका पैटर्न क्या रहा? इफ प्लस प्रेजेंट और अगले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपकी समझ में और अच्छे ढंग से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इफ़ यू स्माइल, इफ़ यू स्माइल यू विल नेवर सिक। क्या है? इफ़ यू स्माइल, यदि तुम मुस्कुराते हो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, यदि तुम हमेशा खुश रहते हो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ओपन या प्रोबेबल कंडीशन का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी शर्त जिसकी संभावना पूरी होने की बनी हुई रहती है, तो उसको अपन प्रोबेबल या ओपन, संभावित, खुली या संभावित शर्त वाले वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये आपकी समझ में आ गया। और देख, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इससे और समझ में अच्छे ढंग से आएगा। देखो, जैसे कि इफ ही कम्स टू स्कूल, स्कूल he will attend the class। if he comes to school, यदि वह स्कूल आता है तो he will attend the class, तो वह क्लास को क्या करेगा? अटेंड कर लेगा, अर्थात क्लास में उपस्थित रहेगा। खुली या ओपन कंडीशन, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, खुली या संभावित शर्त। अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि पहला अपना कंडीशनल सेंटेंस की दृष्टि में कौन सा आता है? पहला है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात खुली या संभावित शर्त वाले वाक्य। अब लेते हैं हम दूसरा नंबर कि हमारा कंडीशनल क्लॉज में दूसरे नंबर के कौन सी शर्त होती है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हाँ बच्चों, देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में दूसरा प्रकार है अपना नंबर 2, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी कह सकते हैं,
इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन। इमेजिनरी कहते हैं काल्पनिक और इम्प्रोबेबल असंभावित। काल्पनिक या असंभावित, क्या नाम हुआ? काल्पनिक या असंभावित शर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक या असंभावित शर्त वाले वाक्य। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इमेजिनरी काल्पनिक, कल्पना के आधार पे। किसके आधार पे बच्चों? कल्पना के आधार पे। यानी हम कोई कल्पना कर रहे हैं तो काल्पनिक जो होती हैं तो वो क्या होती हैं? इम्प्रोबेबल होती हैं, असंभावित हैं, वो संभव नहीं हो सकती। कुछ कल्पनाएं हम ऐसे करते हैं जो संभव भी हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन रहती है, क्या शर्त रहती है? जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या है बच्चों? देखो, इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात जिन वाक्यों में काल्पनिक तथ्यों का विवरण किया गया हो या जिनमें कल्पना के आधार पर कोई बात कही गई हो उन्हें काल्पनिक या असंभावित शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। उन्हें काल्पनिक या असंभावित शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। अब इसके लिए क्या पैटर्न रहता है हमारा? मेन चीज़ जो होती है वो फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, और इसके लिए हमारा जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? इफ़ प्लस सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में अगले में रहेगा वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं आपको इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला जो अपना टॉपिक था, मैं उसमें इसको आपके लिए पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि यदि पहले सेंटेंस में कंडीशनल इफ़ शर्त जुड़ी हुई हो और सिंपल पास्ट दिया हुआ हो, अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो दूसरे सेंटेंस में हमेशा वुड या शुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये होंगे हमारे इमेजिनरी काल्पनिक और इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज, अर्थात काल्पनिक या असंभावित शर्त वाले वाक्य। जैसे देखिए, इफ I were a lion, I should roar in the forest। क्या है देखो, इफ आई वर क्या है? सिंपल पास्ट। बी की फॉर्म में मैंने आपको पहले बता दिया था कि वाज और वर को सिंपल पास्ट में, वैसे तो सिंपल पास्ट क्या होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब ना दी हुई हो तो वहाँ पर सिंपल पास्ट को व्यक्त करने के लिए वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कोई मान लीजिए मेन वर्ब नहीं दी हुई है, समझ रहे हो, मेन वर्ब नहीं आई और हमें सिंपल प्रेजेंट को व्यक्त करना हो, तो मैं बी की फॉर्म के रूप में यदि हमें लेना है तो इज एम आर में से लेते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो
इज के द्वारा व्यक्त हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है जो वर के द्वारा व्यक्त हो रहा है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि आई के साथ में वर का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक लाइन याद रखनी है कि इफ नामक पक्षी वाज नामक चिड़िया से डरता है। इफ के साथ में यदि आई आया है तो वाज का प्रयोग कभी नहीं होता है, किसका होता है, वर का प्रयोग होता है। जो अब ये कहें, ये तो एक कहावत हुई कि इफ नामक पक्षी वाज नामक चिड़िया से डरता है, तो हमें तथ्यात्मक यदि चाहिए तो इफ के साथ आई आया है और आई के साथ वर का प्रयोग हुआ है तो वह प्राक ऐतिहासिक कथन को व्यक्त करता है। प्राक ऐतिहासिक कथन जो होता है उसमें इफ के साथ हमेशा आई आने पर वर का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया। इफ आई वर ए लॉन, यदि मैं एक शेर होता, आई शुड रोर इन द फॉरेस्ट, तो शुड आ गया, तो क्या करता, मैं जंगल में क्या करता, दहाड़ता। ठीक है, तो क्या है, काल्पनिक शर्त है, पूरी होगी, असंभावित है, पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक शेर कैसे हो सकता हूँ, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, आई शुड विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, आई शुड विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, आई शुड विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हम आई के साथ वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का। दोनों जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वुड यहाँ पर आने पर मॉडल का कार्य करता है, निश्चितता प्रदान करता है। यदि मैं शेर होता तो निश्चित रूप से क्या करता, मैं जंगल में दहाड़ता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो निश्चित रूप से निश्चितता प्रदान करने के लिए यहाँ पर आई के साथ वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं पूरे संसार का भ्रमण करता। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरे संसार का भ्रमण करता। आगे समझ में, तो आई के साथ शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए एग्जांपल और लिखाता हूँ मैं आपको, उससे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे इफ़ यू स्माइल्ड यू वुड नेवर बी सिक, इफ़ यू स्माइल्ड यू वुड नेवर बी सिक। यदि तुम मुस्कुराते रहते हो तो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है बच्चों, अब आ गया होगा आपकी समझ में। इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यू वुड पास। यदि तुमने कठोर मेहनत की हुई होती तो तुम निश्चित रूप से पास हो जाते। कल्पना की बातें हैं, अर्थात सेंटेंस का नाम ही बता रहा है, इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात काल्पनिक या असंभावित शर्त वाले वाक्य। तो दो हो गए कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, कौन कौन से, पहला हुआ ओपन या प्रोबेबल कंडीशन और दूसरा हुआ इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो दो कंडीशनल क्लॉज आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, हम बात करते हैं तीसरे की। अपना तीसरा कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, तो आप इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, देखिए तीसरी है अपनी अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, नाम से पता लग रहा है, अनफुलफिल्ड, अपूर्ण, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, अपूर्ण, या इम्पॉसिबल, असंभव शर्त, असंभव शर्त वाले वाक्य, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो क्रिया भूतकाल में घटित हो गई, पहले ही घटित हो गई, उसका वर्तमान में रिजल्ट नहीं मिल सकता। अर्थात जो बात पहले होनी थी वो पहले हो गई, अब उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, अनफुलफिल्ड। अपूर्ण है, जिसकी कभी कोई मतलब संभावना ही नहीं है, अपूर्ण है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता, या इम्पॉसिबल, असंभव है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के
इस प्रकार के वाक्यों में इफ क्लॉज द्वारा जो शर्त व्यक्त की जाती है, वाक्यों में इफ क्लॉज द्वारा जो शर्त व्यक्त की जाती है वह है भूतकाल, पास्ट, वह पास्ट यानी भूतकाल की होती है। भूतकाल की होती है जिसका या जिसे वर्तमान में पूर्ण नहीं किया जा सकता, है। आगे आपकी समझ में क्या है, यानी इसमें जो शर्त आती है वो कैसी आती है, भूतकाल की आती है, इसे वर्तमान में पूरा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पैटर्न की कि हमें किस तरीके से कौन से पैटर्न को इसके अंतर्गत काम में लेना है। तो पैटर्न पे चलते हैं अपन। पैटर्न का है कि इफ, सबसे पहले क्या है, हमारी कंडीशन क्या कह रही है, इफ, और इफ के साथ में क्या है, इफ के साथ में क्या है, इफ क्लॉज है। पहले क्या है, इफ क्लॉज, यानी इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट का मतलब आप जानते हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगले वाले उसमें क्या है, वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पैटर्न को काम में लेना है, यानी इफ क्लॉज, ये तो हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में आएगा हमारे लिए क्या दिया हुआ होगा, मेन क्लॉज के अंतर्गत आएगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में हमें वुड शुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेना है। जैसे देखिए, इफ यू हैड रन फास्ट, you had run fast, you would have caught the train, you would have caught the train। तो देखिए, if you had run fast, यदि तुमने तेज, अब गाड़ी तो जाने पता नहीं कब की निकल गई, यदि तुमने तेज गति से दौड़े होते पहले कभी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तुम पहले है, अपूर्ण है, जो पहले भूतकाल में घटित हो गई है, पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है, असंभव है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यदि तुम तेज दौड़े होते तो शायद तुम ट्रेन को पकड़ लेते, ठीक है। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल और मैं दूं, इफ नीरज had gone to Agra, he would have visited the city। और देखिए, जैसे इफ सुरेश had worked hard, he would have got success, या मान लीजिए got good marks in exam।
तो इसका मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आए, उसके बाद कोई कथन कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि उसने परीक्षा में अच्छी मेहनत की हुई होती तो क्या होता, तो वह अच्छे अंक लाता। जबकि अब अंक भी आ गए, परीक्षा भी हो गई, तो इसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा क्या है तीसरी जो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, अनफुलफिल्ड अपूर्ण और इम्पॉसिबल कंडीशन असंभव शर्त जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। अब आपकी समझ में आ गई। सबसे पहले एडवर्बियल क्लॉज जो हमारे चल रहे हैं, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहला है कंडीशनल क्लॉजेज, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्यों में मैंने आपको 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, खुली या संभावित शर्त, ऐसी शर्त जिसकी पूरी होने की संभावना बनी हुई रहती है। दूसरा मैंने आपको बताया इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात इमेजिनरी काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं। इम्प्रोबेबल असंभव शर्त है, कैसी है, असंभव है, लेकिन कल्पना की हुई कुछ बातें शर्त हो शायद पूरी हो जाएं। कल्पना के आधार पर मान लीजिए मैं कल्पना करूं कि यार यदि मैं एक अच्छी तरह से एक मेहनत करूं किसी एग्ज़ाम की तो मैं उसमें पास हो जाऊं, शायद संभावना है, कल्पना कर रहे हैं मैं एक कलेक्टर बन जाऊं तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, कल्पना है, लेकिन कल्पना कब पूरी होने की कुछ चांसेस रहते हैं। लेकिन तीसरी जो शर्त मैंने आपको बताई, तीसरा प्रकार जो है कंडीशनल सेंटेंस का, वो क्या कह रहा है, अनफुलफिल्ड अपूर्ण, और दूसरा नाम इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त जो पूरी ही नहीं होगी। यानी ऐसे वाक्य जिनकी पहले ही घटना घटित हो चुकी है, उनका परिणाम आ चुका है, वर्तमान में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे शर्त वाले वाक्य पूरे नहीं होते हैं। तो वो हमारे तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन से हैं, अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन वाले सेंटेंस। तो बच्चों एडवर्बियल क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉजेज के अंतर्गत पहला टॉपिक था अपना कंडीशनल सेंटेंस, जिसको मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया है। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया हो तो मैंने जो तरीका बताया था उसे अपनाएं और बाकी की अपने साथी गणों से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के बारे में कहें और उनको जोड़ने का प्रयास करें। अगली क्लास में हम आपको इससे आगे बताएंगे कि इससे आगे और जो हमारे एडवर्ब क्लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। तो घर पर रहिए, अच्छी तरीके से अपना अध्ययन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।